बच्चों, आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। अब ये ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स क्या है? ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स जो हेल्प करते हैं हमें किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज देखने के लिए, उसे हम बोलते हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, एक तो हमें नेचर ने यानी गॉड ने गिफ्ट किया हुआ है ह्यूमन आई, ये भी एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसको कि हम यूज करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज को देखने के लिए। और कुछ एक डिवाइसेस, कुछ एक इंस्ट्रूमेंट ऐसे हैं जो हमने बनाए हैं, मैन मेड हैं, उसमें भी हम ऑब्जेक्ट की क्या देख सकते हैं, इमेज देख सकते हैं। और ये जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है बच्चों, दो टाइप के हैं, एक तो है माइक्रोस्कोप और एक है टेलीस्कोप। तो आज की वीडियो में हम माइक्रोस्कोप करेंगे और इससे नेक्स्ट वीडियो में हम टेलीस्कोप कंप्लीट कर लेंगे। अब माइक्रोस्कोप को भी आगे दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहले माइक्रोस्कोप होता क्या है वो समझते हैं, फिर उसके आगे के दोनों पार्ट्स। तो माइक्रोस्कोप नाम से आपको समझ में आ रहा है, माइक्रो मीन्स बहुत छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स की लार्ज मैग्नीफाइड इमेजेस देखने के लिए जो हम डिवाइस, जो हम इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं वो हमारा क्या होता है, माइक्रोस्कोप। तो माइक्रोस्कोप क्या है? इट इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू सी मैग्नीफाइड इमेजेस ऑफ टाइनी ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, और टेलीस्कोप क्या होता है? वो दूर की जो भी ऑब्जेक्ट्स है उनकी पास में और क्लियर इमेज देखने के लिए हम यूज करते हैं, वो हो जाता है हमारा टेलीस्कोप। उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अब माइक्रोस्कोप दो टाइप के और आगे हो गए, एक है सिंपल माइक्रोस्कोप और एक है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। और सिंपल माइक्रोस्कोप को हम मैग्नीफाइंग ग्लास भी बोलते हैं। ये जो है कई जगह पर यूज किया जाता है, जो ज्वेलर्स होते हैं या फिर जो घड़ी बनाने वाले होते हैं, जिन्हें बहुत ही छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स को यूज करना होता है और उन छोटे ऑब्जेक्ट्स की जो बड़ी इमेज उन्हें देखनी होती है, उसके लिए ये ग्लास उनकी हेल्प करता है। पंडित वगैरह भी, एस्ट्रोलॉजर वगैरह भी क्या करते हैं, रेखाएं देखने के लिए, हाथ की रेखाएं देखने के लिए इसका यूज करते हैं, इस ग्लास का। तो ये क्या करता है, बहुत छोटे ऑब्जेक्ट की थोड़ी बड़ी इमेज बना देता है, बहुत ज्यादा बड़ी तो नहीं बनाता है लेकिन थोड़ी सी बड़ी इमेज बना देता है। और सिंपल, नाम से ही सिंपल है तो इसका रे डायग्राम भी सिंपल है। ये आप 10th में भी कर चुके हो और 12th में भी आपके पास वीडियो आई है रे डायग्राम्स की, कि अगर आपको कन्वेक्स लेंस का, यहाँ माइक्रोस्कोप में हम लेंसेज का ही यूज करेंगे, ठीक है, तो अगर आप कन्वेक्स लेंस का यूज करके मैग्नीफाइड इमेज बनाना चाहते हो तो कौन सा केस हो सकता है? एक ही केस है, जब आप ऑब्जेक्ट को कहाँ रखो, फोकस से भी पहले रखो। जब आप ऑब्जेक्ट को फोकस से भी पहले रखोगे, ये देख लो, ये इसका फोकस है, मींस ये फोकल लेंथ और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस उससे भी कम रखा हुआ है हमने, ठीक है। तो जब आप ऑब्जेक्ट को उसके फोकल लेंथ से भी कम डिस्टेंस पे रखोगे तो वो कैसी इमेज बनाएगा? वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड और सेम साइड में बनाएगा। तो ये आपका एक ऑब्जेक्ट हमने ले लिया, ठीक है, ये इसकी फोकल लेंथ है, यहाँ भी आप बनाना चाहो तो यहीं कहीं पे फोकल लेंथ आएगी। ये इसका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दैट मींस यू, और यहाँ से एक रे पैरेलल गई और आपको पता है जो रे पैरेलल आती है वो कहाँ से पास होगी? फोकस में से। दूसरी रे हमने ऑप्टिकल सेंटर से भेजी, जो ऑप्टिकल सेंटर से जाती है वो तो सेम पाथ को फॉलो बैक करती है। उसके बाद ये दोनों रेस कहीं मीट नहीं कर रही, लेकिन जब हम इन्हें पीछे खींचेंगे तो ये हमें यहाँ पर मिलती हुई दिख रही है, मीन्स हमारी इमेज यहाँ बन रही है। तो इमेज बन गई, ये रे डायग्राम आपका पहले हो चुका है। अब बेसिकली हमें इसमें करना क्या है, हमें इनकी मैग्नीफाइंग पावर फाइंड आउट करनी है। और मैग्नीफाइंग पावर अगर आप सिंपल माइक्रोस्कोप की अच्छे से समझ लेंगे तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा, लेकिन रे डायग्राम देख रहे हो आप कि उससे थोड़ा सा अलग है, लेकिन बेसिक कंसेप्ट दोनों में सेम रहेगा, तो आपको दोनों ही बहुत आराम से देखने हैं। तो मैग्नीफाइंग पावर क्या होती है? एक मैग्निफिकेशन के बारे में हम इससे प्रीवियस वीडियोस में कर चुके हैं, जब ये हमने रे डायग्राम्स किए थे तब भी किया था हमने। और वो जो मैग्निफिकेशन थी बच्चों, वो थी लीनियर मैग्निफिकेशन। और मैग्निफिकेशन दो टाइप की होती है, ये भी वही है मैग्निफिकेशन, बट ये है एंगुलर की टर्म में। वो जो हमने मैग्निफिकेशन की थी वो थी लीनियर और उसका फॉर्मूला क्या था? हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और ये जो मैग्निफिकेशन है ये है एंगुलर और इसका फॉर्मूला हो जाएगा एंगल सबटेंडेड बाय इमेज टू द एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट। अब ऐसा हम यहाँ पर क्यों ले रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर हमें ऑब्जेक्ट की हाइट नहीं पता, नहीं मेजर कर सकते हैं, तो बल्कि हम कैलकुलेट करेंगे,
हमें खुद थोड़ी पता है कि कितनी हाइट है इमेज की, कितनी ऑब्जेक्ट की है, क्योंकि ऑब्जेक्ट बहुत माइक्रो लेवल पे हमें नहीं दिख रहा और इमेज जो है वो भी हम नहीं बता सकते कि कितनी बड़ी इमेज बनी है कितनी नहीं बनी है। तो यहाँ पर आपका लीनियर मैग्निफिकेशन वाला कंसेप्ट काम नहीं करेगा, एंगुलर मैग्निफिकेशन वाला आपको फॉर्मूला यहाँ लगाना पड़ेगा, यानी एंगल सबटेंडेड बाय इमेज टू द एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट। और एक चीज और, ये जो एंगुलर मैग्निफिकेशन हम फाइंड आउट करेंगे वो ऐसे फाइंड आउट करेंगे कि आप ऑब्जेक्ट और इमेज को एक ही कैटेगरी में रख के देखोगे कि वो दोनों कैसे इमेज कैसे एंगल बना रहे हैं। मींस ऐसा नहीं कि ऑब्जेक्ट का आप अलग एंगल बना दोगे है और इमेज का किसी और के साथ कहीं और एंगल बना दोगे, दोनों को सेम कैटेगरी से आपने देखना है, सेम कि इस पॉइंट के साथ दोनों कितने का एंगल बना रहे हैं या कैसे भी दोनों को एक ही कैटेगरी में रख के देखना है। तो स्टार्ट करते हैं हम, बेसिक कंसेप्ट आपको समझ में आ गया, अब एंगल पे आते हैं जहां आपको मेन थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये हमारा सेंटर है O पॉइंट, ये हमारी इमेज है A डैश B डैश और ये O। अब देखो बच्चों, आप कहोगे कि ये भी एंगल बना रहा है और ये भी एंगल बना रहा है, ये दोनों एंगल सेम है ना, और आप इसको कहोगे कि ऑब्जेक्ट और इमेज सेम एंगल बना रही है, लेकिन नहीं, मैंने अभी आपको बताया कि आपको दोनों को एक ही कैटेगरी में, एक ही पोजीशन पे, एक ही पर्सपेक्टिव से देखना है दोनों को कि कैसा एंगल बना रहे हैं। तो अगर आप इमेज यहाँ देख रहे हो फाइनल और ऑब्जेक्ट यहाँ देख रहे हो, तो आप क्या करोगे, इस ऑब्जेक्ट के पैरेलल इस इमेज पे ही एक हाइट कंसीडर कर लोगे। मतलब आप इमेज और ऑब्जेक्ट की एक ही पोजीशन रख के अज्यूम करके आप इमेजिन करोगे कि हाँ ये इतने का एंगल बना रही है और ये इतने का एंगल। कैसे, देखो इसको, ये आपका ऑब्जेक्ट है ए बी, ए के पैरेलल आपने एक पॉइंट ले लिया A1 और ये A1B डैश किसके पैरेलल है, AB के। मैं यहाँ पर राइट कर देती हूँ, A1B डैश किसके पैरेलल है, AB के। इज इक्वल टू नहीं लिखते, पहले पैरेलल लिख देते हैं, बाद में आपको पता है ये पैरेलल है, दोनों की सेम हाइट है तो इक्वल पुट कर देंगे। तो अब ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है, पैरेलल है, तो इस पॉइंट से आप इस सेंटर पॉइंट पे एक लाइन ड्रॉ करोगे और एक एंगल बनाओगे, और ये जो एंगल होगा, अब आप इसे बोल सकते हो कि ये वाला जो एंगल है ये ऑब्जेक्ट ने बनाया है, क्योंकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को अब हमने इमेज के साथ यहाँ ले लिया। हाइट तो देखो सेम है, बस डिस्टेंस चेंज किया हमने, हम यहाँ से यहाँ नहीं ले रहे हैं एंगल, यहाँ से यहाँ ले रहे हैं, क्योंकि हमें इमेज और ऑब्जेक्ट को सेम डायमेंशंस के अकॉर्डिंग, सेम पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग देखना है कि एंगल कितना बना रहे हैं। तो अब ये वाला एंगल आपका ऑब्जेक्ट वाला हो जाएगा और ये बड़े वाला एंगल अब आप बिना डर के क्या बोल सकते हो, ये इमेज वाला। तो अब आपके पास दो एंगल हो गए, और ऑब्जेक्ट वाले एंगल को बच्चों हम डिनोट करते हैं अल्फा से, और इमेज वाले एंगल को आपको पता है हम किससे डिनोट करते हैं, बीटा से। तो ये दोनों एंगल आपको मिल गए अल्फा एंड बीटा। यहाँ तक मेरे हिसाब से किसी को कोई डाउट नहीं होगा। एक बार मैं फिर बता देती हूँ, आपकी इमेज यहाँ थी, ऑब्जेक्ट यहाँ था, और एंगल जो है ऐसे एक कॉमन एंगल नहीं बनाएंगे दोनों, तो आपने इसी के पैरेलल यहाँ एक पॉइंट ले लिया और आप कहोगे ऑब्जेक्ट ये एंगल बना रही है और ये एंगल इमेज बना रही है, ठीक है। अब हम इसमें फॉर्मूले पे आ जाते हैं, मैग्नीफाइंग पावर यानी एंगुलर मैग्निफिकेशन हमें फाइंड आउट करनी है। फॉर्मूला मैं पहले बता चुकी हूँ, एंगल सबटेंडेड बाय इमेज टू द एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट, यानी बीटा अपॉन अल्फा। अभी बताया इमेज बीटा बनाती है और ऑब्जेक्ट अल्फा, और बीटा और अल्फा हमारे किसी काम के नहीं है। अगर आपको बीटा और अल्फा की वैल्यू पुट करनी है तो आपको उनके साथ टेंजेंट कंपोनेंट लगाना पड़ेगा, दैट मींस टेंजेंट बीटा अपॉन टेंजेंट अल्फा। अब इस टेंजेंट बीटा और टेंजेंट अल्फा की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है आप लोगों के लिए, ध्यान से समझो। ये जो बीटा की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे, ये एंगल अल्फा था छोटे वाला, ये वाला बीटा, तो अल्फा की वैल्यू तो हम यहाँ से फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, इस ट्रायंगल से, और बीटा की वैल्यू हम इस ट्रायंगल से फाइंड आउट करेंगे। ये आपके पास था ए बी, ये पॉइंट ओ, ये है A1B डैश, और बाकी ये पॉइंट तो O। तो इस ट्रायंगल से आप बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करोगे और इस ट्रायंगल से आप अल्फा की। तो टेंजेंट बीटा किसके इक्वल होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट मींस AB अपॉन OB।
इस बड़ी वाली ट्रायंगल से हम फाइंड आउट नहीं करेंगे। अगर आपने एंगल फाइंड आउट करने के लिए ऑब्जेक्ट को यहाँ से यहाँ लाए हो, अगर आपने उसकी पोजीशन चेंज की हुई है, तो फिर इमेज के लिए एंगल जो आपने बना दिया बीटा, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए भी आपको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, यानी इतनी बड़ी ट्रायंगल नहीं लेंगे। मतलब हमने ऑब्जेक्ट को इमेज की जगह रख दिया ऐसे समझ लो, और इमेज को ऑब्जेक्ट की जगह, ताकि एंगुलर मैग्निफिकेशन हम फाइंड आउट कर सके। अगर आपने यहाँ पर डिस्टेंस चेंज किया है तो आपको इमेज का भी डिस्टेंस क्या करना पड़ेगा, चेंज, ताकि फॉर्मूले में कोई चेंज ना हो। बट एंगल देखने के लिए आप उन दोनों को सेम पर्सपेक्टिव से देखोगे, ठीक है। तो अब आपके पास टेंजेंट बीटा की वैल्यू आ गई होगी। आई होप आपको समझ में आ गया कि हम ऐसा क्यों किया, क्योंकि अगर एक जगह चेंज करेंगे तो दूसरी जगह भी करना पड़ेगा। ए बी अपॉन ओ बी और A1 B डैश अपॉन O B डैश, ये किसकी वैल्यू हो गई, टेंजेंट अल्फा की, ये टेंजेंट बीटा की। बस ये डिवाइड में था तो O B डैश कहाँ चला गया, ऊपर मल्टीप्लाई में। अब देख रहे हो आप A1 B डैश मैंने पहले ही राइट किया था किसके पैरेलल है, AB, यानी आप इसको किसके इक्वल राइट कर सकते हो, AB के, ठीक है। तो AB से AB क्या हो जाएगा, कैंसिल, क्या वैल्यू बच गई, OB डैश अपॉन OB। अब OB डैश क्या है, सेंटर से इमेज का डिस्टेंस, और OB क्या है, सेंटर से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। दोनों ही लेफ्ट साइड है लेंस के, तो माइनस वी अपॉन माइनस यू, माइनस से माइनस कैंसिल, आंसर आ गया आपके पास v अपॉन यू। लेकिन ये v अपॉन यू हमारे किसी काम का नहीं है, हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। और किस टर्म में सॉल्व करेंगे, अभी तो सिंपल है ये माइक्रोस्कोप, फिर कंपाउंड माइक्रोस्कोप में हम लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप के अकॉर्डिंग हमने इसको सॉल्व करना है। तो क्या करेंगे, हम इसमें लेंस फॉर्मूला का यूज करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ने के लिए एक बार पहले लेंस फॉर्मूला लेते हैं, 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू। अब हम इसको बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देंगे बाय वी, क्योंकि डिवाइड में यू तो है ना, हमें चाहिए मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हमारे पास आ चुका है, क्या, v अपॉन यू। लेकिन v अपॉन यू को थोड़ा सा सॉल्व करना है, क्योंकि हमें नहीं पता इमेज कितने डिस्टेंस पे पता है बन रही है। हमारे लिए तो हमारे पास लेंस है, हमें उसकी एक फोकल लेंथ पता है, बस, इसके अलावा हमें कुछ नहीं पता। और सिंपल में तो हम फिर भी देख सकते हैं, कंपाउंड में तो वो पूरा का पूरा अंदर ही सारा कंस्ट्रक्शन किया हुआ है, हम देख भी नहीं पाएंगे इमेज कहाँ बन गई है, बस इमेज दिख जाएगी हमें। तो v और u हमें नहीं पता, इसीलिए हम थोड़ी मेहनत करके इसको अलग पैरामीटर्स में सॉल्व कर रहे हैं। तो 1 अपॉन एफ इक्वल होगा 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू, बट मैग्निफिकेशन है v अपॉन यू, तो आप इसको बोथ साइड किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, v से। क्या आ जाएगा यहाँ पर, v अपॉन एफ माइनस v अपॉन v, इस लेंस फॉर्मूला को v से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया ना, तो v अपॉन यू, v से v कैंसिल, यहाँ आ गया 1। ये माइनस v अपॉन यू है, आप इसे इस साइड ले आए, साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ बच गया था सिर्फ 1, और ये प्लस v अपॉन एफ है, ये उधर चला गया तो क्या हो गया, माइनस v अपॉन एफ। तो v अपॉन यू को आपने थोड़ा सा सॉल्व कर लिया, उसकी वैल्यू आ गई 1 माइनस वी अपॉन एफ, और v अपॉन यू जो है बच्चों ये किसके इक्वल है, मैग्नीफाइंग पावर के भी इक्वल है, यानी मैग्नीफाइंग पावर भी किसके इक्वल आ गई, 1 माइनस डी अपॉन एफ, क्योंकि अगर v बाई यू इसके इक्वल है तो m भी इसके इक्वल होगा। बट नेक्स्ट केस में हम v की जगह क्या पुट कर देंगे, माइनस d, एंड व्हाट इज d हियर, इट इज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। ये इसके बारे में आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा कि एक मिनिमम डिस्टेंस होता है जहां तक हम ऑब्जेक्ट की, किसी भी ऑब्जेक्ट की कोई भी इमेज देख सकते हैं, इतने डिस्टेंस पे हमें उसको रखना पड़ेगा। तो वो लीस्ट डिस्टेंस आपको पता है इसकी वैल्यू होती है 25 सेंटीमीटर। तो उस v की जगह बस हमने यहाँ पर माइनस डी पुट कर दिया, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस डी हो गया, ठीक है। तो ये आपके पास मैग्नीफाइंग पावर आ गई फॉर ए सिंपल माइक्रोस्कोप। लेकिन इसमें एक दो पॉइंट्स आपको और अच्छे से करने हैं ताकि कंपाउंड माइक्रोस्कोप इजीली समझ में आ जाए। वो ये कि इस लेंस को हम आईपीस की तरह यूज करेंगे। इसमें आईपीस क्या होता है मैं अभी बताऊंगी। आईपीस लेंस बोलेंगे इसको, क्योंकि यहाँ पर इस लेंस को यूज करके हम इमेज देख रहे हैं, और इमेज हम कहाँ से देखते हैं, आंखों से देखते हैं। यानी हमारे आंख के पास, आई के पास ये वाला लेंस होता है, इसीलिए हम इसको कौन सा लेंस बोलते हैं, आई पीस
लेंस, क्योंकि ये हमारी आई के पास होता है ये वाला लेंस। तो अगर आपके पास ये फॉर्मूला है तो आप इसको बोलो, अगर सिंपल है तो आप इतना कर सकते हो, मतलब एक लेंस है आपके पास तो क्या कंपैरिजन, कुछ नहीं, आप इसको ऐसे ही राइट करोगे। बट जब आपके पास दो दो लेंस आ जाएंगे, जब कंपैरिजन होगा, फिर आप इसको क्या बोलोगे, आईपीस लेंस। और आईपीस लेंस के लिए आप इसको किससे डिनोट कर सकते हो, इधर एम ई किसके इक्वल आ जाएगा बच्चों, 1 प्लस डी अपॉन एफ ई। इतनी सी बात आपको याद रखनी है ताकि नेक्स्ट इजीली समझ में आ जाए कि m इक्वल है 1 प्लस डी अपॉन एफ ई, और ये लेंस I के पास है तो इसको हमने E से डिनोट कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट में करेंगे लेकिन कर सकते हैं, अब आप इतना समझ लियो। तो फॉर्मूला यही है, बस नेक्स्ट में हम इसको E में कर देंगे। और एक चीज और, ये तो तब है जब आपकी इमेज कहीं ना कहीं बन रही है, ये वो केस है व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट रीजन, मींस जब लीस्ट डिस्टेंस पे इमेज बन रही है। अब अगला जो मैं आपको एक फॉर्मूला बताने वाली हूँ वो आपके मतलब डेरिवेशन फॉर्म में तो नहीं आएगा, लेकिन उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं। वो बोले कि आपको सिंपल माइक्रोस्कोप करना है और उसका डेरिवेशन करना है, मैग्नीफाइंग पावर फाइंड आउट करनी है, लेकिन कब, जब इमेज किस पे बने, एट इंफिनिटी। इमेज किस पे बने, एट इंफिनिटी। और इसको हम बच्चों बोलते हैं नॉर्मल एडजस्टमेंट। क्या बोलते हैं, नॉर्मल एडजस्टमेंट, क्योंकि हमें नहीं पता होता इमेज कहाँ बन रही है। इंफिनिटी बना देते हैं इमेज तो हमें एक वैल्यू मिल जाएगी, हम v की जगह इंफिनिटी पुट कर पाएंगे, क्योंकि हमें नहीं पता इमेज कहाँ बन रही है। तो हम v की जगह या तो d पुट करेंगे क्योंकि ये वैल्यू हमारे लिए फिक्स होगी, कांस्टेंट होगी, या फिर इमेज कहाँ बन रही हो, इंफिनिटी, तो v की जगह इंफिनिटी। ठीक है, तो नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए आप क्या करोगे बच्चों, ये आपके पास मैग्नीफाइंग पावर आएगी, है ना। लीस्ट डिस्टेंस के लिए हमने इसको इसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर दिया, और इंफिनिटी के लिए हम क्या करेंगे, यहां तक क्लियर थी सर को, इंफिनिटी के लिए हम क्या करेंगे, मैग्नीफाइंग पावर थी v अपॉन u, और v की जगह हम क्या पुट कर देंगे, यहाँ पर आपके पास l या फिर d, और u की जगह हम क्या पुट कर देंगे, f। वैसे यहाँ L नहीं आएगा क्योंकि यहाँ लेंथ नहीं लेंगे माइक्रोस्कोप की, तो आप ओनली D अपॉन क्या पुट कर सकते हो, F या FE, वो डिपेंड करता है कि कहाँ आप उसको यूज कर रहे हो। सिंपल माइक्रोस्कोप में देख रहे हो तो D अपॉन F, लेकिन कंपाउंड में अगर आप ये नॉर्मल एडजस्टमेंट ले आए, दैट मीन्स इंफिनिटी ले आए, तो आप D अपॉन FE करोगे। तो समझ गए, अगर आप लीस्ट डिस्टेंस पे ले रहे हो तो मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला क्या आएगा, 1 प्लस डी अपॉन एफ। और अगर नॉर्मल एडजस्टमेंट यानी ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी के लिए ले रहे हो तो 1 नहीं आएगा, उसके आगे सिर्फ क्या आएगा, डी अपॉन एफ आएगा, 1 चला जाएगा। 1 सिर्फ लीस्ट डिस्टेंस के केस में आ रहा है सॉल्व करने पे, ऐसे हम तुक्का नहीं लगा रहे हैं, हमने सॉल्व किया है। यहाँ पर इमेज हमारी डी पे है और यू जो है हमारा एफ, क्योंकि आपको पता है इमेज इंफिनिटी पे कब बनेगी, जब हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे, फोकस पे रखेंगे। फोकस पे रखते हैं तो तभी आपको पता है ना इमेज कहाँ जाके बनती है, ऐसे इंफिनिटी पे। तो इसीलिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमारा f हो जाएगा, समझ रहे हो ना, u f क्यों पुट कर दिया, और v हम क्या पुट करेंगे, d यानी लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट रीजन। तो ये हमारा सिंपल माइक्रोस्कोप वैसे तो यहाँ तक कंप्लीट, बट ये फॉर्मूले भी कई बार आ जाते हैं न्यूमेरिकल में, तो आपको लर्न कर लेने हैं। अब हम आते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप में। कंपाउंड नाम से ही समझ में आ रहा है, थोड़ा सा कंपाउंड होने वाला है, थोड़ा बड़ा होने वाला है, मुश्किल होने वाला है। मुश्किल सारी हमारी ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है, बस एक टास्क रह गया है एंगल समझने का इसमें, उसके बाद हमारा ये भी हो जाएगा इजीली। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता क्या है, पहले तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में हम 2 लेंस यूज करते हैं, ठीक है। और ये वो माइक्रोस्कोप है जो बायो के स्टूडेंट्स ने तो देखा ही हुआ होगा, है वो कोई भी छोटे छोटे ऑब्जेक्ट की बड़ी इमेज देखने के लिए, नहीं तो बायो में नहीं तो कभी आपने 7th 8th में 9th 10th कभी तो देखा होगा माइक्रोस्कोप। तो 2 लेंस लगे होते हैं, एक नीचे लगा होता है जिसके नीचे आप स्लाइड रखते हो, और फिर एक लेंस ऊपर होता है जहां आप अपनी आंख रख के, आई रख के उसको देखते हो कि उस ऑब्जेक्ट की इमेज क्या दिख रही है। तो मीन्स एक लेंस जो होता है वो ऑब्जेक्ट के पास होता है, इसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस, और एक लेंस जो होता है वो आई के पास होता है, इसको हम बोलते हैं आई पीस लेंस। मीन्स हमारी आई यहाँ होती है, यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट को देखते हैं, ठीक है।
और ये माइक्रोस्कोप जो होता है बच्चों ये पूरा बंद होता है, ठीक है, हम इसके अंदर नहीं झांक सकते। अभी तो आपको दिख रहा है कि हाँ यहाँ इमेज बन रही है या यहाँ बन रही है, कुछ ऐसा है, लेकिन पूरा बंद होता है, इमेज आपको कहीं और से देखनी पड़ती है, ठीक है। तो अब एक बार इसका रे डायग्राम समझ लेते हैं, फिर एंगल पे यानी मैग्नीफाइंग पावर पे आएंगे। तो अब यहाँ पर हमने जब दो लेंस यूज किए तो हमें यहाँ पर बीच में क्या चाहिए होगी बच्चों, इमेज चाहिए होगी, क्योंकि इमेज बीच में आएगी तभी तो दूसरा लेंस उससे कोई और इमेज बना पाएगा। मीन्स जो फर्स्ट वाले के लिए इमेज है वो सेकंड वाले के लिए किसकी तरह काम करेगी, सेकंड लेंस के लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगी। तो अगर आपको दोनों लेंस के बीच में इमेज चाहिए तो आपको ऑब्जेक्ट को फोकस से कहाँ रखना पड़ेगा, थोड़ा सा दूर रखना पड़ेगा। अगर आपको सेम साइड चाहिए थी तो ऑब्जेक्ट आपने फोकस से पहले रखा, ये सारे रे डायग्राम आप कर चुके हो। और अगर आपको इमेज जो है इस साइड चाहिए, लेंस के इस साइड चाहिए, तो आपको ऑब्जेक्ट को फोकस से थोड़ा दूर रखना पड़ेगा। तो कोई बात नहीं, हमने फोकस के थोड़ा सा दूर रख दिया। एक रे पैरेलल गई, पैरेलल थी तो वो फोकस से पास हुई, ये आपका FO हो गया। और फिर दूसरी रे ऑप्टिकल सेंटर से सेंड की, जैसे गई वैसे। जहां पर ये दोनों मीट कर गई वहां आपकी क्या बन गई, एक इमेज B डैश A डैश। और अब ये इमेज आपके दूसरे लेंस के लिए किसकी तरह काम करेगी, ऑब्जेक्ट की तरह। और ये जो आपकी पॉइंट इमेज बनी है, पॉइंट तो नहीं, ये लेंथ है A डैश B डैश। अब यहां से एक रे सेंड करेंगे, एक रे हमने सेंड की कैसे, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो वो आपको पता है कहां से पास होगी, फोकस में से, ये होगी आईपीस की फोकल लेंथ, ठीक है। दूसरी रे इस पॉइंट ऑब्जेक्ट से हमने कहां पास की, O से, इसको O और इसको O डैश, क्योंकि दो सेंटर हो गए ना तो फिर डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। वो एज इट इज आएगी, एज इट इज वापस। अब आप देख रहे हो ये दोनों रे कहीं नहीं मिल रही, तो क्या करेंगे, दोनों रेस को पीछे खींचेंगे। रे डायग्राम सारे कर चुके हो, बस पहले ये सीधा है। अब आप इसको फोन में देख रहे हो, फोन तो घुमा सकते हैं, बोर्ड तो मैं नहीं घुमा सकती। बोर्ड घुमाओ और देखो, सॉरी बोर्ड नहीं, फोन घुमाओ और देखो कि ये आपकी रे पैरेलल आ रही है फोकस से, दूसरी यहाँ से। आईपीस की फोकल लेंथ कहीं इस साइड है, मींस ऑब्जेक्ट जो है फोकस से पहले रखा हुआ है। तो कैसी इमेज बनेगी, सेम यही नहीं बनेगी। अगर ऑब्जेक्ट फोकस से पहले रखा हुआ है तो सेम साइड पे इमेज बनेगी। और कैसी इमेज बनेगी, मैग्नीफाइड इमेज बनेगी। लेकिन उसमें जो इमेज बन रही थी वो इतनी मैग्नीफाइड नहीं थी, लेकिन ये वाली उसके कंपैरिजन में बहुत ज्यादा क्या होगी, मैग्नीफाइड होगी। मतलब वो ऐसे समझ लो कि वो माइक्रो तक पहुंचा रही थी, तो ये माइक्रो से मान लो थोड़ा सा नॉर्मल वैल्यू तक आ जाएगी, माइक्रो से मिली और मिली से थोड़ा ऊपर आ जाएगी। तो ये हमारा रे डायग्राम बन गया, सेम है, बस दो रे डायग्राम को मर्ज कर रखा है। एक बार में ऑब्जेक्ट को फोकस से दूर रख के इमेज बनाई है तो अपोजिट साइड बनी, एक बार ऑब्जेक्ट को फोकस से पहले रख के इमेज बनाई है तो सेम साइड इमेज बन गई। अब ये हमारी फाइनल इमेज है, A डबल डैश B डबल डैश, ठीक है। और अब आपको बनानी है एंगल। तो ये जो फाइनल इमेज हमारा एंगल बना रही है, ये ध्यान से देखना, B डबल डैश O एंड A डबल डैश, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल लग रही है आपको। इस एंगल को हम बोल देंगे बीटा, क्योंकि इमेज कौन सा एंगल बनाती है, बीटा। अब ऑब्जेक्ट ने बनाना है, अब आप ये नहीं कहोगे कि ये ऑब्जेक्ट है, इसने एंगल बना दिया अल्फा, ये वाला एंगल आप अल्फा नहीं लोगे। आपको मैंने पहले भी बताया, आप दोनों को एक ही डायरेक्शन से देखोगे, एक ही पर्सपेक्टिव से देखोगे, एक ही नजरिए से देखोगे इनको। तो आप ए बी को यहां ले आओगे, AB के पैरेलल एक लेंथ आप इस इमेज के ऊपर ही कंसीडर कर लोगे। तो ये आपका B डबल डैश था ना, तो इतना ही A1 B डबल डैश, जितनी हाइट इसकी है उतनी ही हाइट इसकी कंसीडर करके, और इसी सेम पॉइंट पे, मैं इसीलिए पहले बना के रखती हूँ, मेरी हैंड राइटिंग बहुत खराब है, इसी सेम O पॉइंट पे हम एंगल बनाएंगे, कौन सा, अल्फा। ये नहीं कि आप अल्फा एंगल इस पॉइंट पे देख रहे हो O पे, बीटा एंगल O डैश पॉइंट पे देख रहे हो, हैं, ऐसा नहीं करना होता। तो एक ही लेंथ से एक ही पॉइंट पर हम एंगल देखेंगे, ये एंगल अल्फा और ये एंगल बीटा। तो क्या वैल्यू हो जाएगी हमारे पास, मैग्नीफाइंग पावर यानी एंगुलर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चों, बीटा अपॉन अल्फा। बीटा
अल्फा काम के लिए उनके साथ टेंजेंट लगाएंगे, टेंजेंट बीटा टेंजेंट अल्फा, तो क्या हो जाएगा a डबल डैश b डबल डैश अपॉन O1 b डबल डैश, ये है ना बीटा, a डबल डैश b डबल डैश अपॉन O1 b डबल डैश मल्टीप्लाई बाय, अब टेंजेंट अल्फा कौन बना रहे हैं, ये वाली ट्रायंगल, दैट मींस a1 b डबल डैश अपॉन O1 b डबल डैश, और यहाँ पहले लिख लेना कि a1 b डबल डैश किसके पैरेलल है, a b के पैरेलल है, ठीक है। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास। अब आप देख रहे हो वही o डैश b डबल डैश कैंसिल, और a1 b डबल डैश की जगह हम क्या पुट कर देते हैं ab, तो ये आपके पास मैग्नीफाइंग पावर आ गई। लेकिन इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे, इसको a डैश b डैश से मल्टीप्लाई एंड a डैश b डैश से डिवाइड, और फिर a डैश b डैश को इसके साथ ले आएंगे नीचे और ab को इधर ले जाएंगे। समझ में आ गया, एक ही में मैंने दो स्टेप कर दिए, पहले a डैश b डैश से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, फिर a डैश b डैश को इसके साथ लिख दिया, ab को इसके साथ लिख दिया, है तो दोनों डिवाइड में ही। अब आप इसे देखो ध्यान से, a डबल डैश b डबल डैश अपॉन a डैश b डैश, ये जो डबल डैश वाली टर्म है और ये जो सिंगल डैश वाली टर्म है, ये सेकंड लेंस के लिए ये a डैश b डैश क्या है ऑब्जेक्ट, और a डबल डैश b डबल डैश क्या है इमेज, तो मींस ये एक तरह का इमेज है, ये एक तरह का ऑब्जेक्ट है, और जब आप इमेज और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को डिवाइड कर देते हो तो वो भी क्या होती है मैग्नीफाइंग पावर होती है, और ये कौन से की मैग्नीफाइंग पावर हो जाएगी आई पीस, यानी सेकंड वाले लेंस के लिए ये इमेज है और ये ऑब्जेक्ट है, समझ गए आप। तो ये इसकी जगह हम राइट कर सकते हैं मैग्नीफाइंग पावर ऑफ आई पीस लेंस, ठीक है। और a डैश b डैश अपॉन ab मींस ये भी एक तरह की इमेज है, ये भी एक तरह का ऑब्जेक्ट है, a डैश b डैश इमेज है और ab ऑब्जेक्ट है, कौन से लेंस के लिए ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए, तो a डैश b डैश अपॉन ab, तो इसकी जगह हम मैग्नीफाइंग पावर ऑफ क्या राइट कर सकते हैं o, दैट मींस ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो m का फॉर्मूला ये आ गया, और मैं तुम्हें पहले ही बता चुकी हूँ, हिंट दे चुकी थी कि ये लेंस हमारे आई के पास रहता है, इसमें हम मैग्नीफाइंग पावर ऑफ E किसके इक्वल राइट कर सकते हैं 1 प्लस डी अपॉन एफ ई, तो हम एम ई की जगह बिना कुछ सोचे समझे क्या राइट कर देंगे 1 प्लस डी अपॉन एफ ई, सेम जैसा ये बना रहा था इमेज वैसा ही तो आई पीस बना रहा है ना सेम साइड में, जिस साइड ऑब्जेक्ट है उस साइड, तो हम इसकी जगह क्या पुट कर देंगे 1 प्लस डी अपॉन एफ ई, और एम ओ किसके इक्वल होगा, यानी ये वैल्यू a डैश b डैश अपॉन ab, और a डैश b डैश कहाँ है ये रहा, ये आपके पास क्या है इमेज डिस्टेंस दैट मींस VO, और ab क्या है ऑब्जेक्ट दैट मींस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस UO। अब v तो राइट साइड है, ये पॉजिटिव हो गया, बट ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड तो ये नेगेटिव, तो आपके पास ये फाइनल मैग्नीफाइंग पावर आ गई फॉर ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। और ये आई है व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट रीजन, ठीक है, ये वैल्यू आ गई आपकी। लेकिन वही बात नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए, यानी जब फाइनल इमेज इंफिनिटी पे बन रही हो तब आप क्या करोगे, तब आपको पता है जब फाइनल इमेज इंफिनिटी पे बनानी हो, मतलब मैं इसमें कुछ चेंज नहीं कर रही, ऐसे समझ लो, फाइनल इमेज अगर आपको इंफिनिटी पे बनानी है तो आपको ये जो ऑब्जेक्ट आपका है ये कहाँ रखना पड़ेगा, फोकस के ऊपर, जो ये आपकी सेकंड के लिए ऑब्जेक्ट था और ये जो फोकस था ये दोनों कहाँ आ जाएंगे सेम पॉइंट पे, क्योंकि फोकस पे अगर ऑब्जेक्ट को रखते हैं तभी वो कौन सी इमेज बनाएगा, कहां पर इमेज बनाएगा इंफिनिटी पे बनाएगा, यानी u की जगह आपका f हो जाएगा, है ना। तो ये हम पहले ही कर चुके हैं, नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए आप me की जगह 1 प्लस डी अपॉन एफ ई नहीं पुट करोगे, खाली क्या पुट करोगे d अपॉन एफ ई, और उसकी VO अपॉन UO की क्या हो जाएगी, क्योंकि फॉर्मूला तो यही है ना, इसको हमने थोड़ा सा चेंज किया, m इज इक्वल टू एम ई की जगह डी अपॉन एफ ई, और एम ओ की जगह क्या आया था माइनस VO अपॉन UO, लेकिन अभी बताया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की जगह क्या पुट करेंगे फोकल लेंथ, क्योंकि ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखना पड़ेगा तभी इमेज इंफिनिटी में बनती है, ठीक है।
और VO की जगह हम पुट करेंगे L। एंड व्हाट इज L हियर? इट इज लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप। हम कुछ माइक्रोस्कोप को कुछ इस तरीके से एडजस्ट करते हैं कि ये जो इमेज है ये, हालांकि मेरा रे डायग्राम में इमेज बहुत यहाँ बन रही है, लेकिन कई बार क्या होता है इमेज यहाँ भी बन जाती है, ठीक है, इमेज यहाँ भी बन जाती है, इस साइड भी बन सकती है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इस तरीके से माइक्रोस्कोप की सेटिंग की जाती है कि जो इमेज बन रही है, यानी जो इमेज डिस्टेंस आ रहा है वो किसके इक्वल हो? लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप। और लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप क्या होती है? दोनों लेंसेज के बीच का डिस्टेंस, क्योंकि एक एंड पे एक लेंस होता है, एक एंड पे दूसरा लेंस। तो इमेज कोशिश की जाती है कि इसके पास ही बने। तो ये जो इमेज डिस्टेंस है इसकी जगह हम क्या पुट कर सकते हैं? लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपके पास फाइनल आ जाएगा फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट, दैट मींस -L/FO मल्टीप्लाई बाय D/FE। अब आपके ये दोनों टॉपिक हो गए, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, डेरिवेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बच्चों और न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो आपको ये कंप्लीट सॉल्व करके देखना है और अच्छे से लर्न करना है और इसके न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करने हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।